द आवर ऑफ किलिंग। ये कहानी शुरू होती है स्पेन के सेंटा क्रूज नाम के शहर से। 22 दिसंबर 1970 का ये दिन था। इसी शहर में एक डॉक्टर रहा करते थे जिनका नाम था डॉक्टर वॉल्टर ट्रैंकलर। ये अपने इलाके के एक मशहूर डॉक्टर थे। 22 दिसंबर 1970 की सुबह सुबह डॉक्टर अपने घर पर ही थे। घर के बाकी लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे। हो सकता है कि चर्च में प्रेयर करने के लिए गए हों। अब डॉक्टर अपने घर पर अकेले पड़ गए, लेकिन एक मेड जो उनके घर पर काम करती थी वो किचन में कुछ सफाई कर रही थी। इसका नाम था सबीने। उम्र करीब 15 साल रही होगी। इसी समय घर की घंटी बजती है। डॉक्टर दरवाजे के आसपास ही टहल रहे थे। घंटी की आवाज सुनते ही वो रुक गए और सोचे, मैं क्या सबीने को आवाज लगाऊं? चलो मैं ही देख लेता हूं कौन आया है। डॉक्टर दरवाजे के पास जाकर उसे खोलते हैं। सामने दो लोग खड़े थे। उनका हुलिया बहुत ही अजीब था और गंदा था। उनके जूतों में कीचड़ लगा हुआ था और हाथों में भी कुछ गंदगी लगी हुई थी। तभी सामने वाला एक आदमी बोल पड़ा, मेरा नाम अलेक्जेंडर है और ये मेरा बेटा फ्रैंक है। हमारी बेटी आपके घर पर काम करती है। हम उसी से मिलने के लिए आए हैं। उसका नाम सबीने होगा। डॉक्टर ने सबीने को आवाज लगाया कि तुम्हारे पिता और भाई तुमसे मिलने के लिए आए हैं, जल्दी से दरवाजे के पास आओ। अब डॉक्टर ये भी सोचने लग गए कि इनका पूरा हुलिया तो बहुत ही गंदा है, जूतों में कीचड़ लगे हुए हैं, इन्हें घर के अंदर कैसे बुलाऊं? सारा घर गंदा हो जाएगा। डॉक्टर उनके साथ वहीं पर खड़े रहे जब तक कि सबीने आ नहीं गई। कुछ सेकंड में सबीने वहाँ पर आती है और अपने पिता और भाई से मिलती है। डॉक्टर ने सोचा ये इनका फैमिली मैटर है, मुझे इनको अकेला छोड़ देना चाहिए। लेकिन मन में ये भी डाउट था कि इतनी सुबह सुबह सबीने के घर वाले क्यों आएंगे, वो भी ऐसी हालत में। नहा धोकर ढंग के कपड़े पहनकर आते तो समझ में आता। इनके अंदर वजह जानने की इच्छा भी हो रही थी, इसलिए डॉक्टर वहीं पास की दीवार के उस तरफ जाकर खड़े हो गए। इतने में पिता अपनी बेटी से बोले, हम दोनों ने पिछली रात को तुम्हारी माँ और दोनों बहनों को मार डाला है। उनके जाने का समय आ चुका था, ईश्वर की यही मर्जी थी। ये सुनकर दीवार के पीछे खड़े डॉक्टर साहब बौखला गए, डर गए कि ये क्या हो रहा है, इस बेचारी बच्ची पर क्या बीतेगी। ऐसी बात सुनकर वो बेचारी बेहोश न हो जाए। अब डॉक्टर हल्का सा झांक कर देखते हैं। उधर बेटी ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से उसे अपने गाल पर रखकर बोली, आपने वही किया जो जरूरी था, आपको जो ठीक लगा। शायद यही किस्मत में लिखा हुआ था। अब क्या था? डॉक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई, इनका सर चकराने लग गया। बेटी की सोच रहे थे कि वो बेहोश न हो जाए, लेकिन बेहोशी की हालत तो खुद डॉक्टर साहब की हो गई। बेटी अपने पिता और भाई से ऐसे बात कर रही थी जैसे इन सब के लिए ये नॉर्मल बात हो, रोज का काम हो। अभी अभी एक बाप ने अपनी बेटी के सामने उसकी माँ और दोनों बहनों को जान से मारने की बात कबूली है, बताई है, और बेटी इस तरीके से रिएक्ट कर रही है तो डॉक्टर का होश उड़ना तो लाजमी था। इन्हें अलेक्जेंडर और फ्रैंक से डर लगने लगा कि कहीं ये उनके साथ भी कुछ गलत न कर दे। ऐसा सोचते सोचते अब ये भागते हैं बेडरूम की तरफ। जैसे ही ये बेडरूम में पहुंचे, इन्होंने दरवाजे को लॉक किया, खिड़कियों को बंद करके पर्दे लगा दिए। दरवाजे के पास आकर भारी भरकम फर्नीचर वहां पर लगाया ताकि अगर वो दरवाजा तोड़ भी दें तब भी दरवाजा ना खुल पाए। अब ये पुलिस को कॉल करते हैं, उन्हें टेलीफोन पर सारी चीजें बताते हैं जो भी इन्होंने सुना और देखा। इन्होंने बोला कि दो आदमी घर पर आए और घर की मेड से कन्फेस कर रहे हैं कि उन्होंने मेड की माँ और उसकी दोनों बहनों को मार डाला है, कत्ल कर दिया है। मेड भी उनका साथ दे रही है। ये कोई अनजान नहीं बल्कि बाप, बेटा और बेटी है। इससे पहले कि ये भाग जाएं, आप जल्दी से आओ। फिर इन्होंने घर का एड्रेस दिया और फोन काट दिया। डॉक्टर के लिए हर पल घंटों के बराबर था, हर मिनट साल के बराबर लग रहा था। ये बात इन्होंने खुद बताया। 5 या 10 मिनट में पुलिस वहां पर पहुंची। डॉक्टर साहब को लगने लगा कि कहीं ये लोग पुलिस से डरकर भाग न जाएं। पुलिस घर पर आती है। डॉक्टर साहब बेडरूम से बाहर निकलते हैं। इन्होंने देखा कि अभी भी बाप, बेटे और उनकी बेटी चौखट पर बातें कर रहे हैं और पुलिस उनके पीछे खड़ी है। पुलिस डॉक्टर को आवाज देकर पूछती है, क्या आपने ही हमें कॉल किया था? डॉक्टर ने जवाब दिया, हाँ मैंने ही किया था। पुलिस ने उनसे पूछा, वो दोनों कातिल कहाँ पर हैं जिन्होंने 3 लोगों को मार डाला है? आपने फोन पर बताया था ना? डॉक्टर ने जवाब दिया, आपके सामने ही तो खड़े हैं। डॉक्टर बहुत डरे हुए थे। पुलिस वालों ने सामने खड़े दोनों लोगों से पूछा, आप लोग डॉक्टर के साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं क्या? ये बोल रहे हैं कि आप दोनों ने 3 लोगों का कत्ल कर दिया है। आप लोग पुलिस से डरकर भागे क्यों नहीं? अब बारी थी पुलिस वालों के होश उड़ने की। सामने खड़े एक आदमी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम अलेक्जेंडर है और ये मेरा बेटा फ्रैंक है और ये मेरी बेटी सबीने है। हाँ, मैंने और मेरे बेटे ने पिछली रात को मेरी बीवी और दोनों बेटियों का कत्ल कर दिया है। ये हमारा पारिवारिक मामला है, धार्मिक मामला है। आप लोग इस मामले से दूर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पुलिस ने बड़े इत्मीनान से कहा, ठीक है हम दखल नहीं देंगे, लेकिन आपने कत्ल कहाँ पर किया है? अलेक्जेंडर ने बड़े आराम से पूरा एड्रेस दे दिया और ये भी कहा कि हम वहीं पर रहते हैं और तीनों लाशें अभी भी वहीं पर होंगी। पुलिस ने रेडियो के जरिए बाकी और लोगों को भी बुलाया, उन्हें एक एड्रेस दिया और बोला, आप इस जगह पर जाकर चेक कीजिए, क्या सच में वहाँ 3 लाशें मौजूद हैं?
पुलिस की एक टीम बताए हुए एड्रेस पर जाती है। वहाँ ताले भी नहीं लगे हुए थे। पुलिस वाले दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। लिविंग रूम में आते ही उनकी चीखें निकल जाती हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में लाशों की ऐसी हालत नहीं देखी थी। बेडरूम में माँ की लाश पड़ी हुई थी और लिविंग रूम में 2 लड़कियों की लाश पड़ी थी। घर में टोटल 3 लाशें थीं। इन लाशों के प्राइवेट पार्ट्स और अंदरूनी अंगों को निकालकर नायलॉन के धागों से दीवार पर टांगा गया था। हर लाश के पास जो दीवार थी उसके ऊपर कील के जरिए। पुलिस को सामने का मंजर देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि यह असली है और किसी इंसान ने किया है। खैर 2-3 पुलिस वाले वहां पर आए हुए थे। इन्होंने और भी लोगों को वहां पर बुलाया। जो लोग डॉक्टर के घर पर थे उन्हें भी सारा दृश्य बताया गया। तीनों लाशों और उनके अंगों को इकट्ठा करके हॉस्पिटल भेज दिया गया। घर पर जो पुलिस वाले थे इन्होंने अलेक्जेंडर और फ्रैंक का हाथ पकड़ा हथकड़ी लगाने के लिए, लेकिन उनके हाथ में जो गंदगी थी वो गंदगी नहीं बल्कि खून में डूबा हुआ हाथ था जो जम चुका था। पुलिस के दिमाग में ना जाने क्या आया कि इन्होंने सोचा कि इनको पुलिस स्टेशन ले जाने से पहले साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। जिस तरीके का इनका बिहेवियर है, जिस तरीके से इन्होंने गुनाह खुद कबूल किया है और ऐसा संगीन कत्ल किया है, लगता नहीं कि किसी नॉर्मल इंसान ने ऐसा किया होगा। पुलिस दोनों बाप बेटों को लेकर जाने लगी। इतने में सबीने ने भी रोना शुरू कर दिया कि मेरे पिता को और भाई को कहां पर लेकर जा रहे हैं, मैं भी साथ चलूंगी, मैं इनसे दूर नहीं रह सकती। पुलिस के लिए ये था कि इसने तो कोई जुर्म किया नहीं है तो इसे कैसे लेकर जा सकते हैं। खैर पुलिस ने सबको साथ लिया और हॉस्पिटल गई। साइकाइट्रिस्ट के पास अलेक्जेंडर और फ्रैंक की जांच हुई। इसमें पता चला कि दोनों की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। अब जब ये दोनों नॉर्मल नहीं है तो इन पर कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता। इनको अब एक प्रॉपर मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया जहाँ पर अच्छे से इनका इलाज हो सके। और सबीने को भी एक कॉन्वेंट में भेज दिया गया। कॉन्वेंट वो जगह होती है जहाँ ईसाई धर्म की साध्वी रहती हैं। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि इन सब के पीछे का मकसद क्या था, अपने परिवार में ऐसा कत्ल क्यों किया। आइए जानते हैं इसके पीछे की बैक स्टोरी को। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे समूह हैं, धर्म है, कल्ट हैं। कल्ट यानी कोई एक ऐसा विशेष लोगों का समूह जिनका एक लीडर हो और वही तय करे किसकी पूजा करनी है, कौन सा व्यक्ति क्या करेगा। जैसे एक धर्म में अलग अलग नियम होते हैं, वैसे ही इस समूह का एक लीडर अपने समूह के लिए नियम कानून बनाए जो दुनिया से बिल्कुल अलग हो। ऐसे ही समूह को बोलेंगे कल्ट समूह। आमतौर पर कल्ट समूह में जो लीडर होता है उसी की लोग पूजा करते हैं, भगवान की तरफ पूजते हैं। बहुत सारे कल्ट समूह ऐसे होते हैं जिसमें ईश्वर की पूजा में नर बलि देते हैं, इंसानी मांस खाते हैं। ये इनका अपना नियम कानून होता है। ये बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। सन 1800 की शुरुआत में एक ऐसे ही धार्मिक कल्ट का निर्माण हुआ जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में। इस कल्ट का नाम था द लॉर्बर सोसाइटी। ये लगभग 100 लोगों का ग्रुप था। इस धार्मिक कल्ट के लीडर थे जॉर्ज रेले। जब इनकी मौत हो गई तो अलेक्जेंडर ने इस लीडरशिप को टेक ओवर कर लिया। इस कल्ट ग्रुप की बस एक ही सोच थी, हम जितने भी लोग इस ग्रुप में हैं दुनिया के सबसे अच्छे और पवित्र लोग हैं। हमारे ग्रुप के बाहर के लोग बुरे हैं, शैतान हैं, नर्क में जाने वाले लोग हैं। इनसे हमें दूर रहना है, बचना है, परछाई भी नहीं पड़ने देनी है। इस दुनिया में केवल हम ही 100 लोग बचे हुए हैं जो स्वर्ग में जाने के काबिल हैं, हकदार हैं। ऐसी इस कल्ट ग्रुप की सोच थी। अलेक्जेंडर लीडर बन चुका था। जर्मनी में ये ग्रुप रहता था। अलेक्जेंडर का एक बेटा और 2 बेटियां हो चुकी थीं, लेकिन फ्रैंक और सबीने पैदा नहीं हुए थे। जब फ्रैंक का जन्म हुआ तो इसके जन्म के दूसरे दिन ही अलेक्जेंडर ने सबको ऐलान कर दिया कि मेरे बाद मेरा बेटा फ्रैंक ही इस ग्रुप का लीडर बनेगा। ये हमारा गॉड है, इसकी सारी मर्जी भगवान की मर्जी है। यही हमारे ग्रुप के सभी लोगों को स्वर्ग लेकर जाएगा। हमारी मौत का दिन, समय, जगह सब यही तय करेगा। इनकी मर्जी से मरने के बाद ही हमें स्वर्ग, जन्नत नसीब होगा। इस बच्चे को पैदा हुए केवल 2 ही दिन हुए थे। फ्रैंक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इसकी सारी इच्छाएं ग्रुप मिलकर पूरी करता था। इसे जो भी खाने का मन करता, जो भी खिलौने चाहिए होते सब इसे मिलता। इसके और भी भाई बहन थे, उनकी इच्छाएं पूरी हो या ना हो, लेकिन फ्रैंक जो भी मांगता उसके पिता पूरा कर देते। फ्रैंक को लोग मसीहा मानकर उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते थे। इसके ग्रुप में भी इसे जो ठीक लगता वही करवाता था। बहुत सारे चेंजेस इसने कराए थे। लोग भी इसकी इच्छा को पूरी करने के लिए तरसते थे। जब ये अपने टीनेज में पहुंचा तब इसे सेक्सुअल प्लेजर के बारे में पता चला। इसे ये भी अच्छी तरह से पता था कि कल्ट ग्रुप के बाहर संबंध नहीं बना सकते। वो लोग बुरी आत्माएं हैं, उनसे हमें दूर रहना है। इसलिए इसने अपने पिता से बात की। पिता अलेक्जेंडर भी इसे देवता मानते थे, इसलिए इन्होंने फ्रैंक की जरूरत का मान रखा और उसे पूरा भी किया। वो थी इसकी खुद की माँ और 2 बहनें। फ्रैंक ने इनके साथ संबंध बनाया। इसके ग्रुप के लोगों ने भी बिना किसी विरोध के या हिचकिचाहट के इस पागलपन को स्वीकार किया था। उनके लिए तो इसकी इच्छा ईश्वर की इच्छा थी। 1960 का ये दौर था। इसी दौर में ये सारे पागलपन शुरू हुए थे। अब इस लॉर्बर सोसाइटी की सारी करतूतें और रीति रिवाज आम लोगों में फैलने शुरू हुए।
अलेक्जेंडर जानता था कि वो लीडर है इस कल्ट ग्रुप का, जो ये चाहता था वही होता था। इसलिए अगर बाहरी लोग विरोध करेंगे तो इसका सारा किया धरा तबाह हो जाएगा। इसे इस बात का एहसास होने लगा कि यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं है। इस तरह से ये अपने परिवार समेत जर्मनी से भागकर स्पेन आ गया। लेकिन जगह के बदलने से भावनाएं थोड़ी न बदलेंगी। अब यहाँ से शुरू होता है द आवर ऑफ किलिंग। 21 दिसंबर 1970 की रात का समय था। जर्मनी से स्पेन आए हुए इन्हें 10 महीने हो चुके थे। फ्रैंक एक कमरे में बेड के कोने पर बैठा हुआ था। दूसरे कोने पर उसकी माँ लेटी हुई थी। जिस तरह से वो लेटी थी फ्रैंक को पसंद नहीं आया, क्योंकि फ्रैंक की परवरिश ऐसी हो गई थी कि ये एक तरह से सनकी और शैतान हो चुका था। जिस तरह से इसकी हर एक इच्छा पूरी कर रहे थे ऐसा तो होना ही था। तो फ्रैंक को अपनी माँ के लेटने का अंदाज पसंद नहीं आया। ये गुस्से से अपने पिता के पास जाकर बोला, द आवर ऑफ किलिंग आज ही है, इसी वक्त है, यही जगह है। इनके हिसाब से द आवर ऑफ किलिंग का मतलब ये है कि जो पुरुष होते हैं कहीं भी कैसे भी मरे उनको तो स्वर्ग जाना ही जाना है, लेकिन जो स्त्रियां होती हैं उनके मरने का दिन, समय, जगह सब कल्ट ग्रुप का भगवान ही तय करेगा, जो फ्रैंक है। इनको मारा भी एक अलग तरीके से ही जाएगा, क्योंकि इनके हिसाब से औरतें बुरी आत्माएं होती हैं। इनके मरने के बाद ही पुरुषों के लिए स्वर्ग का द्वार खुलेगा, और वो भी पूरे विधि विधान से मरने के बाद। अब ये तो पता नहीं कि ये नॉर्मल सोसाइटी कल्ट में था या फिर फ्रैंक के शैतानी दिमाग में आया था। ग्रुप की औरतों को इंतजार करने को बोला गया था जब तक कि फ्रैंक यानी गॉड द आवर ऑफ किलिंग का समय घोषित न कर दे। तो 21 दिसंबर 1970 की रात में फ्रैंक बेड के किनारे पर बैठा था और उसकी माँ बगल में सो रही थी। फ्रैंक को उनके सोने का अंदाज पसंद नहीं आया, इसलिए फ्रैंक ने पिता के पास जाकर द आवर ऑफ किलिंग की घोषणा कर दी। घर की औरतों का दिमाग भी ऐसा हो चुका था कि ये द आवर ऑफ किलिंग का नाम सुनते ही मरने को तैयार थी। पिता को बोलने के बाद फ्रैंक वापस से बेडरूम में आया। माँ बेड पर सो रही थी। फ्रैंक उनके सर के पास जाकर खड़ा हो गया। ये अपने हाथ में एक लकड़ी का कपड़ा टांगने वाला हैंगर लिया था, उसी से अपने माँ को पीटने लगा, सर पर जोर से मारने लगा। उधर पिता ने दोनों बेटियों को लिविंग रूम में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि माँ के बाद इनकी बारी थी। अलेक्जेंडर ने अपना हारमोनियम निकाला और अपने कल्ट के गाने बजाना शुरू कर दिया। ये भी उनके कल्ट के नियम का एक हिस्सा था। उस तरफ फ्रैंक तो कोई प्रोफेशनल किलर था नहीं, इसलिए उसे इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि किस जगह पर और किस चीज से मारे कि उनकी मौत जल्दी हो जाए। लड़कियों को भी सारे नियम कानून पता थे। फ्रैंक के लिए माँ की हत्या करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि बॉडी के किस जगह पर मारे कि उनकी मौत जल्दी हो जाए। माँ भी बेटे के सामने अच्छे से लेट गई ताकि वो आसानी से उन्हें स्वर्ग पहुंचा सके। उन्होंने ये भी गाइड किया कि किस जगह पर मारो तो जल्दी मरूंगी। कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। उधर हारमोनियम पर इनके रिचुअल वाले म्यूजिक बज रहे थे। अब बारी थी दोनों बहनों की। उन्हें भी माँ के बताए हुए तरीकों से मारा और उनकी भी मौत हो गई। तीसरी बहन तो डॉक्टर के घर पर काम करती थी और वहीं पर रहती थी, इसलिए वो जिंदा बच गई। मरने के बाद उनके सारे प्राइवेट पार्ट्स और अंदरूनी अंगों को निकालकर दीवार पर टांग दिया गया, ताकि इनके अंदर की सारी बुराइयों को बाहर निकाला जा सके। जहाँ पर ये रहते थे उस रात इनके पड़ोसियों ने भी कुछ आवाजें, कुछ चीखें सुनी, और म्यूजिक तो लगातार सुना ही दे रहा था। सारा क्रियाक्रम करने के बाद अलेक्जेंडर और फ्रैंक बॉडी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, गाना गाते हुए और म्यूजिक बजाते हुए। इसके बाद ये अपने दूसरे घर पर जाते हैं। थोड़ी ही दूरी पर इनका ये घर था। ये अपने दूसरे घर पर आए और आराम से सो गए। सुबह हो गई। 22 दिसंबर का दिन आया। फिर ये सुबह सुबह सबीने से मिलने के लिए डॉक्टर के घर पर जाते हैं। इसके बाद की कहानी तो मैंने आपको बता ही दी है। 20 सालों तक हॉस्पिटल में बाप और बेटे का इलाज चलता रहा। फिर ये हॉस्पिटल से भाग गए। 1991 में ये भागे थे और आज तक ये फरार हैं। बाप जिंदा होगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन फ्रैंक तो जरूर जिंदा होगा। चूँकि सबीने अभी भी नाबालिग थी तो उसका क्या हुआ ये जानकारी नहीं है। नाबालिग की पहचान गुप्त ही रखी जाती है। तो फिलहाल कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।